हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है यकीन बैच में, ठीक है, एलएलबी एंट्रेंस, उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले मैं ये बताऊं कि क्या क्या इसके अंदर हम कवर करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप में से लॉ कितने लोग खुद करना चाहते हैं, या किसके पेरेंट्स ने बोला है कि लॉ कर लो अच्छा रहेगा। पर्सनल चॉइस है और उसकी वजह क्या है? पापा लॉयर है, तो सेकंड जनरेशन। ओके, आप सेकंड जनरेशन, ग्रेट। ठीक है, आपका यूपीएससी करना है। ओके, देन इट गिव्स यू अ गुड एडवांटेज। ठीक। ऑनलाइन भी जो बच्चे हैं वो प्लीज मेक श्योर कोई भी बात आप कहना चाहें, कोई पॉइंट रेज करना चाहें, कोई चीज समझ में ना आए तो एंगेज रहें क्लास में। ठीक है, यू मोस्ट वेलकम। अगेन आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं बैच शुरू करूं इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज उस्मान मलिक and I've completed my law degree from Cardiff University, England and Wales. So I have a dual degree recognition, India में भी and back in England. और since 2021 I have been working with different MNCs. ठीक, उनके different MNCs के legal departments में मैं रहा हूँ as a senior legal counsel और उसके बाद अब manager। तो इस कोर्स को जब हम पढ़ेंगे तो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको वो 4 सवाल या 5 सवाल या वो टॉपिक्स बस याद करा दूं कि आपका एंट्रेंस निकल जाए। भाई एट द एंड करना तो लॉ है, राइट? तो ये समझ में आना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है ना? यानी कि जो शुरुआत हुई कानून बनने की, वहां से हम ये जर्नी शुरू करेंगे। और यकीन मानिए आप जितने भी टर्म्स जो भी मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगा एंट्रेंस के एतबार से, चाहे वो एएमयू हो, जामिया हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, सीयूईटी हो, उस सब में वो अपना रोल अदा करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें इसी में से आएंगी एंट्रेंस में। लेकिन जब आप लॉ की डिग्री कर लेंगे, एक प्रोफेशनल के तौर पे आप चलेंगे, तब भी आपको यही सारी चीजें बार बार देखने को मिलेंगी। तो बेटर है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की, है ना? अभी हम कहीं बैठे होते हैं चाय के ढाबे पे, कहते हैं जी हाफ मर्डर कर दिया, है ना, या उसके ऊपर जो है वो कट्टा मिल गया उसके पास से। तो हमें एज अ लॉयर या एज अ लॉ स्टूडेंट क्या अलग करेगा एक आम बंदे से जो कहेगा कट्टा मिल गया, राइट? तो तुम्हारे दिमाग में आने लगेगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी कि अच्छा इलीगल वेपन किसी के पास मिला है तो दफा 25 उसके ऊपर लगेगी, राइट? मतलब तुम सेक्शंस को और इन सारी चीजों को कनेक्ट करते चलोगे कि कोई चीज या कोई अपराध किसी ने किया है तो उसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होगा, अगर सजा हो जाएगी तो कितनी होगी। ये बैक ऑफ द माइंड खुद स्टोरीज चलने लगेंगी, क्योंकि जब ये इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो आपको भी मजा आएगा चीजें पढ़ने में और सारी चीजें अप्लाई करने में। आई नो काफी लोगों को मुन्ना भैया इंस्पायर करते हैं, राइट, या और बाकी ऐसे कैरेक्टर्स। तो उसमें भी जो तुम देखोगे कि अच्छा ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, कोई बर्फी बेच रहा है, तो वो किस में आएगा? एनडीपीएस, नार्कोटिक्स, राइट? तो यही सारी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। लेकिन मैं मानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, या कई लोग ये सोचते हैं कि यार बस सेक्शन रटना ही लॉ है। ऐसा नहीं है। जब आपको समझ आने लगेंगी चीजें तो ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगेंगी। कुछ चीजें जो ड्राई हैं जिन्हें हम रटेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो बाद की बात है। पहले मैं चाहता हूं कि शुरुआत जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, और जिससे आई एम श्योर काफी स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, मुझे लगता है कि ये प्रूवन है, बैटली टेस्टेड है, वो यही है कि पहले दिमाग खोले, समझ में आने लगे चीजें, उसके बाद फिर हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए बाकी जगहों पे पहले ही दिन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया साहब, फंडामेंटल राइट रट लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो बात की बात है, वो इजी है। हमें अभी ये सिर्फ ये जर्नी शुरू करनी है आज, जो लीगल लॉ या इस फील्ड की हम कह लेंगे, ठीक है? इसीलिए हमारा जो आज का पहला लेक्चर होगा ना, उसमें सिर्फ हम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि कोई वर्ड लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है या वो कैसे अप्लाई होगा, ठीक है? जैसे मैंने बोला था हाफ मर्डर, भाई हाफ मर्डर क्या होता है बताओ? आधा मार के छोड़ दिया, दैट्स लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना? तो जब हम पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सेक्शन 300 जो है इसके अंदर मर्डर की डेफिनेशन है, 302 जो है सेक्शन उसमें पनिशमेंट है, और जो अटेम्प्ट है वो 307 है।
इसी तरीके से आप एंट्रेंस के पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो क्लैट का हो या किसी का, आपसे यही पूछेंगे अटेम्प्ट टू मर्डर है कौन सा सेक्शन है, आप सेक्शन मार्क करेंगे, या सेक्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये सेक्शन क्या बताता है, या आपसे पूछ लेंगे कि कौन से अपराध में कहां तक सजा हो सकती है। भाई मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, अभी आपकी शुरुआत है, लेकिन इतना कॉमन सेंस सब में है कि अगर मैं कहूं कि साइकिल चोरी पर सजाए मौत, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? नहीं होगा ना। भाई जिस तरीके का अपराध होगा उसी तरीके की सजा होगी। भाई किसी ने जान ले ली किसी की, तो अब आप ये थोड़ी कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लो, भाई उसके तो प्राण उड़ गए, अब वो कैसे कहेगा कि हाँ ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज तो उन चीजों में हो सकता है जो ज्यादा सीरियस ना हो, ठीक है। तो सुनने में कई दफा लगेगा यार पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, है ना, केस के अंदर इतनी सजा है, लेकिन वही वाली बात है, कॉमन सेंस को ही हम थोड़ा निखारते चले जाएंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छा साइकिल चोरी का मामला है तो ज्यादा सजा भी नहीं होगी, 3 साल तक होगी, बेल आसानी से हो जाएगी, पुलिस फौरन पकड़ने नहीं जाएगी। अब एक बार बताओ, कहीं पे कोई किसी का बटुआ कट गया, ठीक है, दूसरी तरफ किसी शोरूम में लूट हो रही है, अब पुलिस खड़ी हुई है, सामने लूट हो रही है शोरूम में, तो पुलिस का वारंट लेने जाएगी उस टाइम पे कि चोरों रुक जाओ, डकैतों रुक जाओ, हम अभी वारंट लेके आ रहे हैं तब तुम्हें पकड़ेंगे? नहीं ना, सीधे सीधे पकड़ेंगे ना। यही वाली बात है, ये ग्रेविटी होती है बेसिकली किसी भी अपराध की, जो ज्यादा सीरियस अपराध होगा उसमें वारंट भी नहीं चाहिए होगा, पुलिस हाथ के हाथ पकड़ लेगी। जो छोटे मोटे अलग तरह के अपराध होते हैं उनके लिए वारंट वारंट चाहिए होगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं गाइस। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा जो कोर्स है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और कैसे हम एक एक करके उसको कवर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, फॉरेन वर्ड्स कह लो, लीगल मैगजीन्स कह लो, लैटिन वर्ड्स कह लो, ये सब इन्हीं से ही निकलेंगे, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स में से ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आगे आएंगे। हमारा मकसद समझना है अभी कि चल क्या रहा है। एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग, एब इनिशियो, इनिशियो इनिशियली, शुरुआत से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको एक बिल्ली का बच्चा दे दूंगा, आप मुझसे खरीद लीजिए, मेरी दुकान है, बिल्ली का बच्चा बेचता हूँ या कुत्ते का बच्चा बेचता हूँ, पपी या व्हाटएवर, किटन, ठीक है। ये आम बात है, बहुत सारी पेट शॉप्स होती है, लेकिन मैं बोलूं कि मैं आपको अजगर का बच्चा दे दूंगा या तेंदुए का बच्चा दे दूंगा, तो ये तो इलीगल हो जाएगा ना। तो तुम देखोगे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारी चीजों में ये लफ्ज आएगा, एब इनिशियो, क्योंकि जो चीज इलीगल है वो शुरुआत से इलीगल है। यानी कि आपने मेरे को फॉर एग्जाम्पल टाइगर के बच्चे के लिए पैसे दे दिए या किसी के भी ऐसे, ठीक है, अब आप कोर्ट थोड़ी जाएंगे कहने कि साहब मुझसे 10,000 रुपए ले लिया और मैं इनसे बच्चा खरीदना चाहता था एलिगेटर का, क्यों? क्योंकि ये तो वैसे ही मना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इस तरह के जानवरों की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, तो ये क्या कहलाएगा? एब इनिशियो, इलीगल था ये शुरुआत से, ये लफ्ज है एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अ लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। एक्ट हम उस चीज को कहते हैं जब पार्लियामेंट एक बिल को पास करते हैं। अभी देखते हैं, सॉरी, एक बिल यानी कि एक प्रपोजल कह लीजिए आप, पार्लियामेंट में आया, ठीक है। ये बात तुम हमेशा याद रखना, इंडिया के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 3। किस चीज की? एक बिल को एक एक्ट के बनने के लिए। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कितने स्टेजेस होती हैं? 3। कौन कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, या स्टेट की बात होगी तो गवर्नर के सिग्नेचर। जो प्रेसिडेंट सेंटर में है, दिल्ली में बैठा है, उसका एक छोटा रूप आप गवर्नर को समझ लीजिए, क्योंकि गवर्नर की रिपोर्टिंग भी प्रेसिडेंट को होगी, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, जिस तरीके से पावर्स
प्रेसिडेंट के पास है, उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर के पास है। क्लियर? 3 स्टेजेस कौन सी हो गई? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स। ठीक, तो ये जो बिल है ये एक एक्ट कब होता है? जब ये पास हो चुका होता है। तो यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो एक्ट हुआ जो कि एक कानून पास किया जा चुका हो लेजिस्लेचर के द्वारा। लेजिस्लेचर वो जगह होती है जहां पे लेजिस्लेट कानून बनाया जाता है। लेजिस्लेचर कौन सी जगह होती है? जहां कानून बनाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब मैं आपसे पूछूं कि बिल पहले आएगा या एक्ट? तो बिल पहले आएगा। अगर पास हो गया तो क्या कहलाएगा? एक्ट कहलाएगा। स्टेजेस आपको मालूम ही है। ठीक है, अब वो जो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि यार कुछ वीटो पावर्स भी होती हैं किसी बिल को रोकने के लिए, किस हद तक रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक सवाल बहुत आता था, बीए में भी बहुत आता है, एलएलबी में भी बहुत आता है कि कौन सा ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता? वो मनी बिल है ना? तो इस तरीके के सवाल हम आगे पढ़ेंगे जब हम और ज्यादा डीप में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज को के ऊपर लागू होता है या गवर्नमेंट एजेंसीज जिससे चलती हैं, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जब तुम लोग लॉ कर रहे होगे तो तुम्हारे पास ये चांस होगा कि एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। ठीक है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ने के लिए कई सारी इंटर्नशिप्स भी लोग करते हैं। सरकारी विभागों में जगहें निकलती हैं, इंटर्न्स अलाउड होते हैं वहां पे, हर साल वो लोग लेते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब इसको समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो ये तो हमने कह दिया कि अच्छा ठीक है ये वो लॉ है जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर लगता है ना? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे कि कोई सरकारी मुलाजिम, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी पेंशन हो गई, उसका मान लो उसको बर्खास्त कर दिया गया था, है ना, या उसका अपॉइंटमेंट है, या उसके ट्रांसफर्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरीके की सर्विस मैटर्स जो हो सकते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आ सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कौन सा लॉ होता है? जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर लगेगा। लॉ गवर्निंग गवर्नमेंट एजेंसीज, जिस कानून के तहत गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती हैं। ठीक है, अगला हो गया अमेंडमेंट, अ चेंज इन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट को हिंदी में कहते हैं संशोधन। संशोधन का मतलब होता है कोई एक चीज में बदलाव लाना। अब बदलाव जो है वो कैसे ला सकते हैं हम? कि जो चीज है उसको हम पूरी तरह खत्म कर दें, उस चीज में कुछ नया ऐड कर दें, या कुछ उसमें था उसमें से कुछ पार्ट को हम अलग कर दें। समझ गए? कंफ्यूज नहीं हो ना? अमेंडमेंट सिर्फ किसी चीज में जोड़ना नहीं होता, अमेंडमेंट का मतलब तो बदलाव है। अब देखो, जेन जी, जेन अल्फा, ये बहुत आराम से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। पुराने दौर में फेसबुक नहीं थी, इंस्टाग्राम नहीं था, क्रिप्टो करेंसीज नहीं थी, तो क्या इनसे रिलेटेड कानून थे? नहीं थे। पेपर करेंसी के ऊपर कानून थे खाली। जैसे जैसे दुनिया बदलती है कानून को बदलना पड़ता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसमें जितने आर्टिकल थे अब उसमें कहीं ज्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं, क्योंकि हमें नए नए चेंजेस लाने हैं। और चेंजेस कैसे लाएंगे हम? अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाती है जब वो सेशन में चल रही होगी, और अगर सेशन में पार्लियामेंट नहीं चल रही तो प्रेसिडेंट के थ्रू भी लाया जा सकता है। जैसे कि एक्ट, हमने अभी पढ़ा था एक्ट। एक्ट कहां पास हो रहा था गाइस? पार्लियामेंट में। लेकिन मान लो पार्लियामेंट नहीं चल रही, तो फिर अगर मैं कोई एक्ट चाहिए तो कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। और प्रेसिडेंट जो टेम्परेरी एक्ट हमें देगा वो ऑर्डिनेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है आज तो यू आर डूइंग वेरी वेल। इफ ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि तुम सोचो यार पता नहीं कंफ्यूजन होता जा रहा है, अमेंडमेंट और ये सब दोबारा दोबारा आएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ आगे चल रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्लियर हो गया जी? कोई क्वेश्चन? अमेंडमेंट चेंज लाना। ठीक है, चेंज किसी चीज में कुछ ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, या टोटली उसको खत्म कर दिया हमने, अमेंडमेंट हो गया। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को लेकर है। अब ये जो इक्वालिटी है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डीप में जाके, क्योंकि देखो आर्टिकल 14, 19, 21 इन तीनों के ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे, इन तीनों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
चाहे वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर हो या सीधा सीधा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोर्ट ने डिस्कस किया है किसी आर्टिकल को तो वो है आर्टिकल 21। ठीक है, तो अब आज ये बात तो स्टेब्लिश हो गई कि मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कि भाई सबसे ज्यादा किस पे केस हुए हैं या सबसे ज्यादा डिस्कस किसको किया है या सबसे ज्यादा फैलाया किसको है, रायता नहीं लेकिन फिर भी फैलाया किसको है, आर्टिकल 21 को, क्योंकि आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, और कोर्ट ने कह दिया है साहब कि ये भी आर्टिकल ऑफ, ये भी लाइफ ऑफ राइट टू लाइफ का हिस्सा है, ये भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है, ये भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है, इसलिए बहुत सारी चीजें आर्टिकल 21 के अंदर आती है। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी कौन सा था, 14, फ्रीडम सारी 19 में आएंगी, और राइट टू लाइफ किस में आएगा, 21 में। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे केस लॉज होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, उनसे कोई बात निकल के आती है, जैसे कि सबसे ज्यादा केशवनंदा भारती डिस्कस होता है, ये सारी चीजें ना, तो ये केस लॉज जब हम पढ़ेंगे ना तो आप देखना हर दूसरा केस जो है वो 14, 19 और 21 में से कहीं ना कहीं आ रहा होगा, क्योंकि उन्हीं से लीगल प्रिंसिपल्स निकले हैं, उन्हीं से बहुत सारी चीजें निकली हैं, तो उन्हीं के ऊपर फिर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमने देख ही लिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या डॉक्ट्रीन, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है लोगों का। कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, यानी कि एक घर है, बड़ा खूबसूरत है साहब, लेकिन आपको घर का इंटीरियर चेंज करना अलाउड है, घर के बाहर आपको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि घर का जो ढांचा है वो अपनी जगह इंटैक्ट रहना चाहिए, आप उसके आसपास या उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मतलब। केशव नंदा भारती, आप चाहें तो ये इस नाम को लिख लीजिए, केशव नंदा भारती उसी से निकल कर आया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन या डॉक्ट्राइन। जो लोग भी ऑनलाइन हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, या अभी तक जो डिस्कशन चल रहा है समझ में नहीं आया, कोई और बात है तो। ठीक है गाइस, तो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा जो है वो बाहर से चेंज नहीं होगा, अंदर अंदर करते रहो, यानी कि अमेंडमेंट उस हद तक लाओगे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हद तक अमेंडमेंट लाके आप कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही ना बदल दें। फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान है, कल को सरकार चाहे कि ऐसा अमेंडमेंट ले आओ कि आगे से इलेक्शन ही नहीं होंगे, अभी जो सरकार चुन ली गई है ये हमेशा रहेगी, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो जाएगी ना बात। या वोटिंग खत्म करना चाहे सरकार कि साहब वोट नहीं डालेगा आज से कोई, तो भी बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। कोई क्वेश्चन? हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन माना ये गया कि जिस नजर से, जिस चीज को ध्यान में रख के संविधान निर्माताओं ने, यानी कि द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस सोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, वो बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। ये एक बात मानी गई। जैसे कि आप कहेंगे सर क्या चीज ध्यान में रख के लिखा गया होगा, भाई ये ध्यान में लिखा गया कि हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, यानी कि डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में जो सरकार होगी वो कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द पीपल यानी कि वेलफेयर स्टेट को पाने के लिए काम करेगी। ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं वो फिर इसका हिस्सा मानी जाएंगी। अब तुम देखो, तुमने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजों के ऊपर अपने लॉ दे दिए, अपनी बात कह दी, तो फिर उसके खिलाफ अगर कोई चीज जाएगी तो वो भी तो, ये इतना ज्यादा वाइड है कि कुछ चीजें हमेशा अंडर डिस्कशन और सब्जेक्ट टू क्वेश्चन रहती है, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है या क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये कहा गया कि साहब इलेक्शन होने चाहिए डेमोक्रेसी में, लेकिन अब अगर कोई सरकार ये चाहे कि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए तो भी ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है। कोई कहेगा यार क्यों एक साथ नहीं होने चाहिए, लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, एक पार्टी की लहर चल जाएगी, कोई कहेगा नहीं खर्चा कम होगा, काम एक बार में निपट जाएगा, तो बेहतर है कि एक बार में इलेक्शन हो, राइट, तो पर्सपेक्टिव है। सॉरी। उसके बाद है अगला बिल ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ, ये आपने पढ़ ही लिया पहले कि कोई प्रपोजल आया है किसी कानून को लेके तो वो क्या कहला रहा है, वो बिल कहला रहा है, जब वो पास हो जाएगा तो वो एक्ट कहलाएगा। ठीक है, अगला है कैबिनेट।
ग्रुप ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स। Can you please elaborate about केशव नंदा भारती प्लीज? ओके, केशव नंदा भारती केस जो है उसमें आप फिलहाल सिर्फ ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा केस है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निकल कर आई या एस्टेब्लिश्ड हुई, तो आप लिख देंगे केशव नंदा भारती केस। या फिर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाएगा कि केशव नंदा भारती केस से इनमें से कौन सी डॉक्ट्रीन या डॉक्ट्राइन निकल कर आई थी, तो आप लगा देंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? वही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आधार है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ना चेंज किया जाए, ऐसा कोई अमेंडमेंट ना लाया जाए। ठीक है, उसके आसपास जो बाकी चीजें हैं वो आप ला सकते हैं अमेंडमेंट में, और यही उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कैबिनेट ग्रुप ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स। अब जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हो गए, उनके जो अपने करीबी लोग होंगे जिनको अहम पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा। ये लफ्ज याद रखना गाइस। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब भी मिनिस्ट्री ही होता है। तो जो टॉप लेवल मिनिस्टर्स हैं, जो कि खास एक कैबिनेट है, वो ये कहला रही है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी आप समझ गए। यानी कि जो टॉप लेवल हो गए, जैसे कि टॉप लेवल रक्षा मंत्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, है ना, ये सारे, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ये सारे लोग कैबिनेट में आएंगे। इस कैबिनेट का जिक्र आगे भी कई दफा आएगा, खास तौर से जब जब हम बात करेंगे इमरजेंसी लगाने की। ठीक है, वो बाद में आएगा। फिलहाल आपने मान लिया कि जी एक बंदा और बंदे के अहम दोस्त या उसके करीबी जानने वाले या ऐसे लोग जो उसकी बात को ना काटे, वो उन्हें कैबिनेट में ले लेता है। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस लिमिट ऑन ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखना, नजर रखना कि कोई अपनी अथॉरिटी या अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम ना करे। मैंने क्या लफ्ज अभी लिया है? ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन तुम बस ये समझ लो बेटा, ये घेरा समझ लो, किसी चीज का घेरा, यानी कि किसका इन्फ्लुएंस कहां तक है, वो होता है ज्यूरिसडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अलीगढ़ एक जिला हो गया, यहाँ के एक डीएम साहब हो गए, तो अब डीएम साहब क्योंकि अलीगढ़ के डीएम हैं, तो उनका ज्यूरिसडिक्शन कहां आ रहा है? अलीगढ़ में। नोएडा का डीएम अपना अलग है, गाजियाबाद का डीएम अलग होगा। जिस तरीके से कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन भी डिफाइन होता है। भाई कुछ कोर्ट होंगी वो 5 लाख 10 लाख 50 लाख तक के मामले सुन सकती हैं, कुछ कोर्ट होंगी जो 1 करोड़ से ऊपर के मामले सुनेंगी, कुछ कोर्ट ऐसी होंगी जो सजाए मौत दे सकती हैं, कुछ कोर्ट ऐसी होंगी जो सजाए मौत दे तो सकती हैं लेकिन उन्हें हाई कोर्ट से पहले पूछना पड़ेगा, एक बार दिखाना पड़ेगा ये सजा मौत दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है? यही जुरिसडिक्शन है, यही पावर्स डिफाइन होती हैं, यही चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जैसे कि पुलिस ने किसी को लाठी मारी, ठीक है, या किसी को पकड़ के पिटाई कर दी, ये क्या है? टॉर्चर। टॉर्चर अलाउड नहीं है। कानून बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का। लागू करना किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। और सजा देना किसका काम है? कोर्ट्स का। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स में या अलग अलग जगह हमने पावर को डिवाइड कर दिया, काम हमने डिवाइड कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले ही सजा दे दें किसी को। पुलिस वाला अगर किसी को सजा दे रहा है तो वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जा रहा है, उसका ये काम नहीं है कि वो सजा दे। या जैसे मीडिया में हो जाता है, किसी का भी नाम लिया और उसके बारे में चला दिया कि ये चोर है, ये भगोड़ा है ना, उसे तभी तो तुमने लफ्ज सुना होगा, मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल चल जाता है किसी का भी कि फलाना नेता चोर है और ये है वो है। भाई मीडिया का काम सिर्फ खबर देना है, फैसला देना नहीं है। फैसला देना किसका काम है? कोर्ट्स का, राइट। तो चेक्स एंड बैलेंसेस यही होते हैं, एक दूसरे को देखते चलो। जैसे कि तुमने देखा होगा कई दफा दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार आई थी, बहुत ऐड आता था कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे, कोई आपसे घूस मांगे तो इस नंबर पर कॉल करिए, है ना। वो नंबर पे कॉल क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वहां पे एंटी करप्शन वाला एक डिपार्टमेंट है जिसका काम यही है कि वो देखे कि कौन घूस ले रहा है कौन नहीं ले रहा, राइट।
तो क्या है ये? चेक एंड बैलेंस है ना एक तरीके से। अधिकारी कोई बैठा हुआ है तो उसको डर है ना कि उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो ये देख रहा है कि वो इलीगल काम तो नहीं कर रहा। ये होते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। और आगे जब हम रिट्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे गाइस? रिट्स। तो आप उसमें देखेंगे कि एक रिट आएगी जिसका काम ही होगा ऐसा कोई ऑर्डर जो कोई और कोर्ट सुन रही हो उसको रुकवाना या खत्म कर देना, क्या कह के कि तुम्हारे जुरिस्डिक्शन का ये मैटर नहीं है, तुम मत सुनो। ये होते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। ये आगे बातें चलती रहेंगी। सिटीजनशिप लीगल स्टेटस ऑफ अ मेंबर ऑफ अ स्टेट, आजकल तो बहुत चल रहा है मीडिया में। अभी एक न्यूज आई है आसाम से, एक लेबर था, उसने 16 डॉक्यूमेंट दिखाए अपने, लेकिन फिर भी आसाम की कोर्ट ने उसको सिटीजन नहीं माना। इससे पहले भी खबर आपने सुनी होगी कि किस तरीके से पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो वो क्या बात चल रही है? नागरिकता क्या हुई? सिटीजनशिप तो हुई। भाई रेजिडेंट तो वो होता है जो कहीं पे जाके रहने लगे, सिटीजन वो होता है जो वहां का सिटीजन हो। सॉरी, जो वोट दे सके। ये भी है, कई कंट्रीज में आप सिटीजन बन भी सकते हैं लेकिन फिर भी वोट नहीं दे सकते, वो एक अलग वो है, स्टेटस होता है अलग अलग। ठीक है, सिटीजनशिप लेकिन तुम्हें समझ में आ गई, क्योंकि रेजिडेंस तो जो है वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। भाई मैं दुबई चला गया, मेरे पास पैसा आ गया, मैं दुबई चला गया, मैंने वहां जाके गोल्डन वीजा ले लिया, अब वो मुझे रेजिडेंस स्टेटस तो दे देंगे, सिटीजनशिप नहीं देंगे। यानी कि मैं तब तक वहां टिक सकता हूं जब तक जेब में पैसे हैं, या फिर जब तक मेरा वीजा वैलिड है। राइट, चलते हैं आगे। सिटीजनशिप तो क्लियर ही है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि ये किधर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब हम अगली स्टेज में जाएंगे पढ़ाई की, जब हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, तब हम दो चीजें और पढ़ेंगे, कैसे सिटीजनशिप मिलती है और कैसे छिन जाती है। ठीक है, छिन भी सकती है भाई। अब कोई दुश्मन देश का स्पाई बन के काम करने लगे, धुरंधर बन जाए कोई, पता लगा कोई हमजा अली मजारी यहाँ टहल रहा है ना, फिर उसे गवर्नमेंट अगर पकड़ लेगी तो उसकी सिटीजनशिप भी ले लेगी ना, कि ला भाई दे दे, जब तू दुश्मन के लिए काम कर रहा है तो फिर वहीं चला जा, यहाँ क्या करेगा, है ना। खैर, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट अंडर जॉइंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। देखो, लिस्ट की जब बात आएगी ना तो सिंपल सी याद रखना, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट रेजिडरी पावर होती है, लिस्ट नहीं होती। लिस्ट कितनी होती है? 3। बेटा सीएस के नहीं है ये, सीएससी है, सेंटर, स्टेट और ये क्या है? सी कॉन्करेंट। ठीक है, हाँ येलो मिल गया तभी तो मैंने बताया कि सीएस के नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लिस्ट का मतलब क्या है? कौन सा काम सेंटर के पास आएगा, कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और किस काम को दोनों लोग मिलकर कर सकते हैं, ये होती है लिस्ट। लिस्ट कितनी है? 3। एग्जाम्पल समझ लो, बहुत आसान। इंडियन आर्मी, क्या तुमने कभी सुना कि बिहार की आर्मी या यूपी की आर्मी या हिमाचल की आर्मी? आर्मी कहाँ की है? रेजिमेंट के नेम तो बेटा कास्ट बेस्ड भी होते हैं, जाट रेजिमेंट है ना, पाकिस्तान में पठान रेजिमेंट, वो एक अलग चीज हो गई। हम बात कर रहे हैं आर्मी किसकी है। आर्मी पूरे मुल्क की होती है, किसी एक स्टेट की या जिले की या किसी गांव की नहीं होती। राइट, यानी कि आर्मी जो है वो सेंटर की हो गई। जैसे कि नोट छापना, भाई ऐसा तो नहीं है कि यूपी में अलग नोट छप रहे हैं, बिहार में अलग छप रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो नोट छापने वाला काम भी किसका हो गया? सेंटर का हो गया, है ना। अब आ जाओ स्टेट में। स्टेट में होती है पुलिस, बहुत ईमानदार होती है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये सब स्टेट में आ जाएंगी फिर। ठीक है, कॉन्करेंट का एग्जाम्पल सबसे अच्छा जो हम यहाँ पे ले ही रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ। एजुकेशन कैसे? एक है आगरा यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के उसमें आती है, वहीं पर एएमयू है जो कि सेंट्रल के उसमें आती है। यानी कि शिक्षा एक ऐसी चीज हो गई जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी काम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी काम कर सकती है। आपने एग्जाम्पल्स देखे लिए, जैसे मैंने बताया आगरा यूनिवर्सिटी, एएमयू, दोनों अलग अलग। जैसे कि स्कूल होते हैं, भाई गांव में कोई स्कूल चल रहा है वो यूपी बोर्ड से होगा, वहीं पर सीबीएसई है, सीबीएसई का सी ही सेंट्रल है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक,
तो शिक्षा एक ऐसा हो गया। बाद में जैसे इन्होंने बोला था रेजिडरी, ये बेटा एस है, ये आई है, ये डी है, ये यू ए आर वाई। रेजिडरी का मतलब होता है जो बचा रह गया, रेजिड्यू। तुमने कोयला जलाया, ठीक, राख बची रह गई, राख क्या है, रेजिड्यू। या फिर किसी चीज से कोई और प्रोडक्ट बन जाए तो वो रेजिड्यू प्रोडक्ट हो जाएगा फिर। यानी कि जो इन 3 लिस्ट में आ गया वो तो इसमें आ गया, जो बच गया वो कहां आ गया, रेजिडरी में। लेकिन रेजिडरी पावर होगी, लिस्ट नहीं होती, समझ गए। बेटा गलत पढ़ाई होगी किसी ठीक है, रेजिडरी बेसिकली पावर होती है, और ये जो है वो सेंटर अपने हिसाब से प्रेसिडेंट के साथ बात करके चला लेता है। देखो एक बात याद रखो, एक रेशियो 3:1, ये क्या है 3:1, एक तो सेंटर के पास वो चीज आ गई जो खुद उसके पास है, मतलब ये तो मेरा हिस्सा है ही, एक हिस्सा तुम्हारा हो गया तो 1 उधर चला गया, ठीक। दूसरा आ गया कॉन्करेंट, कॉन्करेंट में दोनों के पास है, लेकिन जहां पर टकराव होगा वहां पर सेंटर की चलेगी, तो 2 हो गया, 2:1 हो गया। और रेजिडरी तो है ही अपने पास, भाई अपने पास है, प्रेसिडेंट के पास है, एक ही बात है। तो पावर का रेशियो कितना हो गया, 3:1 का रेशियो है यहाँ पे। मतलब तेरा हिस्सा तेरा, लेकिन तेरे वाले हिस्से में से भी थोड़ा सा मेरा, ठीक है। क्योंकि कॉन्करेंट में जब आमने सामने आएंगे इंडिया में, ध्यान रखना, इंडिया में जब आमने सामने आएगी सेंटर और स्टेट तो सेंटर की चलेगी। अमेरिका में अगर कॉन्करेंट में आमने सामने आएगी तो स्टेट की चलेगी। ये सवाल आ चुका है पहले यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। इंडिया में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है जो कि हमने लिया कनाडा से, और अगर सबसे मजबूत फेडरलिज्म की बात करें तो अमेरिका का है। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिका का है, क्योंकि ब्रिटेन का तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन था ही नहीं, वो पार्टली रिटन और पार्टली अनरिटन था। अब तुम ये मत समझना कि 4 लोगों ने याद कर लिया था, क्योंकि पार्टली अनरिटन है ना, तुम कहोगे जी बाकी कहां था फिर किसी के दिमाग में। पार्टली अनरिटन का मतलब ये है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों में था, एक किताब की शक्ल में नहीं था। जैसे अभी हम यहाँ से निकले और विमल वाले में गए कि ला भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे दे, तो एक किताब दे देगा ना, यानी कि रिटन फॉर्म में है ना एक ही जगह में। ब्रिटेन का अलग अलग बिखरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी वो चीजें डाली जो पुराने दौर से चली आ रही थी, राजा और फ्यूडल लॉर्ड्स और ये वाली जो उनकी कस्टमरी लॉज और ये सब जो थे वो उसका हिस्सा थे। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या फर्क होता है, बेसिकली कस्टमरी लॉज क्या होते हैं, है ना। भाई तुमने सुना है चोरी करना पाप है, सुना है ना। तो ये हम क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि चोरी करना पाप है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर आईपीसी ने लिख भी तो दिया कि चोरी करना पाप है, और इसके अंदर ये सजा होगी और इतने साल तक इसमें ऐसे बेल होगी, समझ रहे हो। हमने उसको हिस्सा बना लिया जब लिख लिया। इसीलिए एक लफ्ज होता है, एक सेकंड गाइस, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। कोड का मतलब यहाँ पे क्या है, कोड का मतलब है कोडिफाइड। कोडिफाइड कोई चीज कब होती है, जब हम उसको बकायदा लिख लें, और मैं उस पर लिखने के बाद नंबर भी डाल दूं कि 1 2 3, यानी कि जब बात हो मर्डर की, अटेम्प्ट टू मर्डर की, और आप जाएं तो आपको पता होगा ना कि 302 पे जाना है, 307 में जाना है। यानी कि आप पूरी किताब पढ़ के थोड़ी पता कर रहे हैं कि अच्छा यार ये वाली लाइन यहाँ लिखी है। आपने आसान बना दिया, एक ग्लॉसरी बना दी, एक इंडेक्स बना ली, हर चीज को एक नंबर दे दिया। तो जब आप ये करते हैं तो आप किसी चीज को कोडिफाइड करते हैं, इसीलिए हम इसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता या न्याय संहिता। अब तो बीएनएस और ये सब आ गए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोड मतलब समझ में आ गया, कोड का मतलब क्या है, कोडिफाइड। अगर मैं आपसे कहूं ड्राफ्ट कर दिया तो क्या मतलब होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखना, ठीक। चलते हैं आगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बॉडी दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अंग्रेज जा रहे थे हिंदुस्तान से, तो उन्होंने एक निजाम बनाना था यहाँ पे कि भाई हम चले जाएंगे, यहाँ पे सरकार कैसे चलेगी, तो एक टेम्परेरी सरकार बनाई गई, फिर उसके अंतर्गत अलग अलग कमिटियां बनाई गई। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही फिर ड्राफ्टिंग कमिटी निकलेगी और बाकी सारी चीजें निकलेगी। उन तो ड्राफ्ट, अभी देखो लफ्ज आया था ड्राफ्टिंग, मैंने लिखा था ड्राफ्ट। अब तुम समझ जाओगे कि ड्राफ्टिंग कमिटी का काम क्या होगा, लिखना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत दफा ये सवाल पूछा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन क्या था, किसके पास कौन सी पोजीशन थी, या इन लोगों ने ड्राफ्टिंग जब करी कॉन्स्टिट्यूशन की तो कितना टाइम लिया, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का टाइम लिया, है ना। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है, ड्राफ्ट करना, जो उसने किया। भाई इस पे और नजर डाल लेते हैं, जो इधर के कुछ पॉइंट्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आप तुम सिर्फ अभी ये याद रखो डीपीएसपी में गाइस कि ये सलाह मशवरा है जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है सरकार को। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि सबसे आसान भाषा में मुझे बताओ कि डीपीएसपी क्या है, तो तुम क्या कहोगे, सलाह मशवरा है। किसको, गवर्नमेंट को, वो माने या ना माने, ठीक है। जैसे कि गांधी जी कहते थे नशा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं बेचनी चाहिए, लेकिन हम जब निकलते हैं हाईवे में तो हर जगह लिखा होता है ठंडी चिल्ड बियर, ठेका देसी शराब लिखा होता है ना, यानी कि गवर्नमेंट बेच रही है ना, लेकिन गवर्नमेंट बेच रही है लेकिन उस पर टैक्स भी तो बहुत मोटा ले रही है। तो यही है डीपीएसपी, यानी कि नशा मुक्ति डीपीएसपी का हिस्सा है, इसलिए सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, शराब बेच रही है लेकिन रेगुलेट कर रही है उसे। छोटा बच्चा आएगा उसे नहीं देगी, उससे आईडी मांग लेगी कि भाई पहले अपनी एज वेरिफिकेशन कराओ। तुमने देखा होगा ये पनवाड़ियों पे, खो खो पे लिखा होता है 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना निषेध है, यानी कि एक लिख के लगा दिया उन्होंने कि भाई 18 साल से कोई छोटा आएगा तो उसे नहीं देंगे। सरकार ने अपना काम कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सलाह मशवरा है सरकार के लिए, सरकार मानती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मानती आप केस नहीं कर सकते। ये बहुत ही बड़ा फर्क है, बहुत आसान है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर सरकार ना करे तो आप केस नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट अगर ना मिले तो आप केस कर सकते। ये सबसे बड़ा फर्क है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स का। इमरजेंसी प्रोविजंस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो पर्सन इज अबव द लॉ, यानी कि अगर मैंने हिरन मारा तो भी वही कानून है जो सलमान खान के हिरन मारने पर लगा होगा। अगर मैं गाड़ी चढ़ा दूं किसी के ऊपर रात में तो वही कानून लगेगा जो किसी और स्टार के ऊपर लगेगा, यानी कि नेता हो या अभिनेता कानून एक जैसा होगा, कोई उसके ऊपर नहीं बैठा होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच दैट इन्फोर्सेस लॉ, लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट, यानी कि जो बनाता है, लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल हो गया आईएएस, और जो आप बनना चाहते हैं आईपीएस, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक। एक बस बारीकी यहां पे मैं चाहूंगा आप ध्यान रख लें, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। एक नेताजी इलेक्शन जीते और मिनिस्टर बन गए तो वो तो टेम्परेरी होंगे, क्योंकि 5 साल बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी, अगर उससे पहले नहीं चली गई। हिंदुस्तान में तो कभी भी चली जाती है ना, हो सकता है सुबह सो के उठे तो वो मिनिस्टर ना रहे ठीक है, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे वो आईएएस आईपीएस होंगे। ये फर्क है, टेम्परेरी नेताजी, मिनिस्टर जो जीता हुआ है, और परमानेंट आईएएस आईपीएस। फेडरलिज्म को हम कल डिस्कस करेंगे। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड अमंग सिटीजन्स, ये बहुत ही एक बेसिक सी बात है, आपसी भाईचारा सिटीजन्स के बीच में, इसको कहते हैं फ्रेटर्निटी। तुम जब भी सुनो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये लफ्ज, तो समझ जाना फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए होंगे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोटे मोटे तौर पे क्या क्या आया होगा, नीला रंग, फ्रेटर्निटी, और क्या आया होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी बातें वहीं से निकल के आई है। नीले रंग का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। फंडामेंटल ड्यूटीज,
मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स। जिस तरह से, सॉरी क्या चीज, हाँ, स्वर्ण सिंह कमेटी गई वहां पे, उसने देखा, यहाँ पे आके बताया, तो आपसे पूछ लेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज किस मुल्क से इंस्पायर्ड होके ली थी, तो यूएसएसआर, जो कि अब रशिया है। कौन सी कमेटी थी जिसने ये सजेस्ट किया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। कौन से साल में किया था, तो वो भी बता देंगे। ठीक है, फर्क क्या है, फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे, आप कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके ऊपर डाली गई है कि भाई एक आइडियल सिटीजन कैसा होता है। आइडियल सिटीजन ऐसा होता है कि वो ताजमहल पे जाए तो वहां पे अपना नाम ना लिखे आए, है ना, या कहीं और बैठा हो तो पान ना, स्पिट ना करे, ये होता है आइडियल सिटीजन। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत सारी वो ड्यूटीज भी आती हैं जिनको हमने कानून से कहीं और से कवर कर रखा है। तो फंडामेंटल ड्यूटी पूरी ना करने पर तो तुम्हें सजा नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटी किसी और कानून में भी आ रही है, तो उस कानून के तहत तुम्हें सजा हो सकती है। जैसे कि झंडे का अपमान कर दिया आपने, या किसी और नेशनल एम्बलम का, किसी चीज का आपने अपमान कर दिया, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी में भी आ रहा है, लेकिन वो किसी और कानून में भी आ रहा है। समझ में आ गया? तो राइट यानी कि आपके हक, और ड्यूटीज जो कि आपके ऊपर डाली गई एक जिम्मेदारी। ठीक, लास्ट, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान ने अपने सिटीजन्स के साथ उनको कुछ राइट्स दिए, अमेरिका से इंस्पायर्ड हुआ ये चीज, और वो फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं मिलते तो आप कोर्ट जा सकते हैं। उसके अलावा एक बात याद रखनी है, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं। यानी कि आपका हक तब तक अच्छा माना जाएगा जब तक वो किसी और के हक के ऊपर नहीं आ रहा या किसी और को नहीं दबा रहा। बहुत सवाल पूछते हैं, तो तुम्हें याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, they are subject to certain restrictions। restrictions यानी कि जब दूसरे को कोई प्रॉब्लम होने लगेगी तो वो रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। जैसे कि रात के 12 बजे आपने लाउड म्यूजिक बजा रखा है ना, अगले को नींद नहीं आ रही, तो उसका फंडामेंटल राइट भी तो है कि वो सुकून से सो सके, है ना। और आप तेज म्यूजिक बजा सके तो वो एक टाइम तक होगा, एक लिमिट होगी म्यूजिक की भी और टाइम की भी। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अभी वर्ड्स को डिस्कस किया है, बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है, हम आगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती चली जाएगी चीजों को समझने की, तब फिर हम अपना कोर्स बाकायदा तौर से शुरू करेंगे। फिलहाल जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, जो चीज समझ में नहीं आ रही वो आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी लफ्ज जैसे कल आएगा, और फिर हम ऐसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और जो लोग ऑनलाइन है उनको भी थैंक यू। मुझे समझ नहीं आएगा तो तो क्लास के बाद पूछ सकते हो, ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा बताना चाहूंगा। ठीक है, जी भाई। हाँ इधर आ।